जरूरी है ना। और यहाँ एक्चुअली बनाई भी ध्यान नहीं हो, है ना। कई बार क्या होता है कि दो चीजें अपने पढ़ लेते हैं ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि अब तो मेरे को सब ही आ गया, है ना। फ्लक्स जो है या फ्लक्स डेंसिटी है जो, इसका ये क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। पता है फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, वेक्टर में बात करें तो बी वेक्टर ए वेक्टर। और यहाँ पे अगर वैसे बात करें कि को थीटा बराबर 0 है तो बी ए cos थीटा होता है, तो फाई बराबर क्या आ जाता है, बी ए, है ना। और बी बराबर क्या होगा, फाई अपॉन में ए। फाई किसमें होता है, फ्लक्स क्या होता है, वेबर। एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर। अब मैंने बता दिया, अब तुम्हें पता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, अब तुम लोग दिया। अब मेरे से ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है, तो मेरे को पता है बी जो है फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। कह सकते हैं कि ये होता है। अब इसका मतलब कहीं और भी होता है, क्या होता है, टेस्ला। अब टेस्ला अगर पूछ ले तो फिर क्या होगा, फिर घूम निकल जाएगी, है ना। फ्लक्स का मतलब मेरे को पता है वेबर होता है, मेरे को सब पता है सर। इसका मतलब फिर मैक्सवेल भी होता है, ये भी बता दिया। अब मेरे को पता है सर मैक्सवेल भी होता है। अब अगला पूछ लेता है एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल होता है ना। अब वो उससे भी जितना पढ़ो ज्ञान अनंत है ना। ना तो पढ़ने वाले को पूरा ज्ञान होगा, ना पढ़ाने वाले को होगा, है ना। एक लिमिट तक ही ज्ञान मिल सकता है। और वैसे भी बीएच वगैरह पढ़ते हो ना, बीएच वगैरह पढ़ा है कि शुरू में जब ये ऐसे जाता है ना, फिर कैसे रहता है, इस टाइप से अलग हो जाता है ना। लेकिन जब इससे ऊपर भी फ्लक्स बढ़ाते रहते हैं तो क्या आ जाता है, सैचुरेशन। उसके बाद कुछ ही बढ़ाए तो उसको समझ नहीं आता, तो सैचुरेशन से पहले वो कामयाब हो जाओगे। सैचुरेशन तो फिर एक दिन आ ही जाना है, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वैसे ही बैठे रहेंगे। सैचुरेशन तो फिर अपना तैयारी, है ना। तो बच्चे बनो, बाप बनने के ऊपर बहुत है, तो ज्ञान की कोई लिमिट है नहीं। और सारा ज्ञान किसी को भी है, जो कहता है मेरे को सब ज्ञान है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, वो चाहे नहीं क्यों नहीं, है ना। स्टार कनेक्शन की बात करें, स्टार कनेक्शन क्या रहता है, मेरे को पता है कि जब भी 3 फेज कनेक्शन होगा तो मैं 2 टाइप के कनेक्शन यूज करता हूँ। पहला करता हूँ कौन सा, और दूसरा करता हूँ डेल्टा कनेक्शन करते हैं, है ना। फिर बात आती है स्टार और डेल्टा में 2 में क्यों डिवाइड किया, कि जब भी मेरे को न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत होती है तो मैं किस में जाता हूँ, स्टार में। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट सबसे ज्यादा कहां जरूरत पड़ती है, जहां पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आज अपने बिना न्यूट्रल को सप्लाई कर सकते हैं, तो जब भी कोई सप्लाई देनी हो लोड को, तो वहां क्या रहता है, स्टार कनेक्शन रहता है, कारण कि मेरे को न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। और जहां कहीं भी डेल्टा से, डेल्टा क्या करता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट तो होता नहीं, तो ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। कई बार आप बाहर जाते हो, खंभे पे सिर्फ 3 ही तार देखते हो, कभी नोट किया होगा, बड़ी लाइन जो होती है 3 ही तारें जाती है उसमें, वो 3 तारें किसकी होती है, आर वाई और बी 3 फेज की होती है। न्यूट्रल पॉइंट कहां बनता है, जाके ट्रांसफार्मर की बॉडी से आता है। देखा होगा कि जब बड़ी लाइन कहीं आ रही है ट्रांसफार्मर पे, तो आर वाई और बी 3 ही चीजें आती है। न्यूट्रल कहां से बनता है, तो आपने कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर से पहले क्या आ रहा होता है, डेल्टा कनेक्शन आ रहा होता है, ट्रांसफार्मर के बाद सप्लाई कैसी हो जाती है, स्टार कनेक्शन में, तभी न्यूट्रल पॉइंट आपको। कोई ऐसा थोड़ी है कि ट्रांसफार्मर में जेब में रख रखा बॉडी दे कि मैं न्यूट्रल पॉइंट आएगा तब दे दूंगा। वो कनेक्शन ही डिसाइड करते हैं कि आपको स्टार मिलना है या डेल्टा मिलना है। तो ट्रांसमिशन में ज्यादातर क्या यूज होता है, क्यों, ट्रांसमिशन में न्यूट्रल पॉइंट लेके घूमेंगे, एक तार एक्स्ट्रा और हो जाएगी, है ना। फेज क्या करता है, करंट ले जाने का काम करता है, और न्यूट्रल क्या करता है, करंट को वापस लाने का काम करता है ना। सही है। ये कुछ चीजें बेसिक है 3 फेज कनेक्शन में, सुनी होगी आपने, नहीं सुनी तो अब सुन लेना। तो स्टार की बात होगी। अब स्टार में क्या करेंगे, अपने को बेसिकली ये देखना है कि स्टार कनेक्शन में जब भी पढ़ेंगे, चाहे डेल्टा कनेक्शन पढ़ेंगे, इसमें 2 टर्म आती है, एक फेज वोल्टेज
लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में क्या डिफरेंस है? लाइन करंट और क्या होगा? टाइम हो गया। तो या लाइन करंट में क्या डिफरेंस है ना? टाइम तो होते रहेंगे बेटा। जिस 2 तारीख को पेपर होगा तो 4 बार नहीं इसका 4 में बोलोगे ना, तो एक बार यूं देखोगे, एक बार यूं देखोगे, बाद में फिर सर्दी में भी ठंड लगेगी। गर्मी और ठंड को एक ठंड होती है कि आदमी रियल में आपसे ठंड है। कई बार ऐसा होता है कि हाथ पैर भी सूखे पड़ जाते हैं, भले इतनी ठंड नहीं होने के बाद बहुत ठंड है। फेज वोल्टेज की बात, लाइन वोल्टेज की बात मैंने एक चीज बताई थी आपको कि 3 फेज में कितने फेज हो गए? R, I और B 3। इन तीनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। 100। तो सबसे पहले हमेशा अपने क्या स्टार्ट करते हैं कि पहले डेरिवेशन करते हैं और फिर फेजर पे आते हैं। सीधा फेजर डायग्राम को बनाएंगे अपने पहले। अगर मैं मानूं R यहाँ है, ये क्या है? VR। जब भी मैं VR लिखूंगा इसका मतलब मैं फेज वोल्टेज की बात कर रहा हूं। जब भी मैं VR लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? फेज वोल्टेज। ठीक है, तो मैं Y का बनाऊं, यहां बना दूं, एंगल कितना? 120 कर सकता हूं। B बनाना है तो कितने डिग्री? 120। तो R और B में कितना फर्क रहा? 240। कितना रहा? 240। 120 प्लस अपने इस डायरेक्शन में इसको सही है। VR R फेज, Y फेज और B फेज 3 होते हैं। तीनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 120। कोई दिक्कत नहीं। अब जब वोल्टेज की बात करेंगे तो फिर किसकी बात करेंगे? करंट की। आप बताओ, एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें रेजिस्टेंस होगा क्या? रेजिस्टेंस होगा। इंडक्टेंस भी होता है। कौन कहता नहीं होगा? ट्रांसमिशन लाइन में तो सीधी तार जा रही है, उसमें कैसे तो लोड जाके आगे तो लोड भी तो इंडक्टेंस कभी ऐसा देखा है क्या? ऐसा देखा? ऐसा इस टाइप का इंडक्टेंस देखा कैसे? इंडक्टेंस कोई ये सिंबल है, देख ऐसा देखा है क्या? इंडक्टेंस का मतलब क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने आसपास, है ना? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और करंट के सडन चेंज को अपोज करता है। आप डायग्राम में इसमें मतलब तो एक ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, उसमें इंडक्टेंस भी होता है। आप देखते हो ना कि जितनी बड़ी लाइन होती है उसका पोल की ऊंचाई क्या होती है? ज्यादा बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? कि आपको पता हो कैपेसिटेंस क्या होता है कि अगर 2 चालक प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम या पैरामैग्नेटिक मीडियम हो तो वो क्या बनाता है? क्या बनाता है? कैपेसिटेंस बनाता है। तो एक लाइन जा रही है और एक ग्राउंड भी क्या है? फुल ऑफ चार्ज मानते हैं। बिजली आगे कहां गिरती है? तो ग्राउंड में भी क्या है? एक तार जा रही है चार्ज प्लेट और एक क्या जा रही है? धरती नीचे, और बीच में क्या रहती है? और एयर भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या नहीं है? तो वो कैपेसिटेंस भी बढ़ाती है। तो R, L और C तीनों ही होते हैं। जब अपने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो एक G और होता है कंडक्टेंस जो लीकेज के कारण होता है। तो ये सब होते हैं ट्रांसमिशन लाइन। R भी होगा, L भी होगा, है ना? छोटी लाइन है उसको खाली अपने RL से मान लेते हैं। बड़ी लाइन है तो फिर अपने कैपेसिटेंस को भी मानेंगे। और मीडियम लाइन से जब अपने चलते हैं और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में चलेंगे तो अपने G की भी बात करेंगे। जब आप अगले सेमेस्टर में आओगे क्या पढ़ोगे? पावर सिस्टम, उसमें ये चीजें आप पढ़ोगे। इसलिए तो कह रहा हूं बहुत सारी चीजें जो अभी आपको देखनी बाकी है। तो जब इंडक्टेंस होता है तो क्या रहेगा? लीडिंग रहेगा, लैगिंग रहेगा? इंडक्टेंस होगा तो लीडिंग रहेगा। इंडक्टेंस होगा तो मैंने बताया था आपको RLC सर्किट में जब भी L होता है, प्योर L होगा तो 90 डिग्री लैग करेगा। अब प्योर
लैग करेगा। तो लैगिंग क्लॉकवाइज बनाऊं एंटी क्लॉकवाइज बनाऊं? क्लॉकवाइज बताया ना, इससे क्लॉकवाइज कहा जाऊंगा। तो मैं ये बना सकता हूं, बना सकता हूं कि आर फेज था, उसकी है आर फेज की तरह, बीच में कोई एंगल है जो जिससे ये लैग कर रहा है। वाई का किधर बनाऊं, ऊपर या नीचे? बी का ऊपर। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत कोई? सही है, ये बनेगा ही? ठीक है। अब ये बी फेज है पॉजिटिव, अब इसको मैं उधर की साइड बढ़ाऊं तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं? माइनस बी भी लिख सकता हूं क्या? अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर वाई फेज है तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? और आर है तो ये कितने कितने डिग्री पे गए? कैसे? आर और वाई 120 पे था, इसके बीचों बीच से कोई जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 60, और ये भी कितना हो जाएगा? यही तो होगा। ठीक है, समझते जाना, जहां नहीं समझ आए वहां पूछ लेना, क्योंकि अगर ये आ गया तो स्टार्ट डेल्टा आपको आ गया। अब देखो वी आर क्या था? फेज वोल्टेज है ना? लाइन वोल्टेज क्या होती है? अगर लाइन वोल्टेज की परिभाषा पूछे तो क्या होती है? दो फेज के बीच की वोल्टेज। अगर मैं वी आर वाई लिखूं तो वो क्या होगा? लाइन वोल्टेज। तो क्या होगा? क्या होगा? नींद आ रही है? तो वी आर वाई क्या होगा? तो मैं वी आर वाई को लिख सकता हूं कि वी आर माइनस है। अब देखो आर वाई बना कैसे? ये क्या है? ये क्या है? वी आर। और वाई ये क्या है यहाँ पे? बी। और ये क्या है यहाँ पे? इसको अगर मैं छोड़ दूं, देखो पैरेललोग्राम मेथड कभी सुना होगा कभी आपने नाम? जब भी दो फेज अलग अलग जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा? एक फेज इधर जा रहा है, एक। अगर मैं इनका रिजल्टेंट बनाना चाहूं कि दोनों को, क्योंकि लाइन वोल्टेज क्या है? दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, तो कहीं ना कहीं यहां मिलेगा। ये क्या हुआ मेरा? वी आर वाई किससे मिलके बना? वी आर माइनस वी आर माइनस वी वाई, वी आर माइनस। ऐसे ही मैं वी वाई आर वाई हो गया। अब दूसरा वाई बी बढ़ा के देखो कितना बन रहा है? वाई बी का है ये रहा, ये कहीं यहां और ये कहीं इधर। ये क्या? वी वाई बी। तो वी वाई के बराबर क्या होगा? क्या बोलो? वी वाई वी बी आर क्या होगा? वी माइनस वी आर। तो कैसे लिखूं? ऐसे? वी बी। इस मेथड को बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड, कि जब भी दो अगर फेज आ रहे हो तो उसका रिजल्टेंट परिणामी निकालने के लिए अपने इस हिसाब से इसको, चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज तो है एक हिसाब से। ये शेप किसकी है? समांतर चतुर्भुज कैसे क्या होता है? आमने सामने वाली भुजा है आमने से। तो ये क्या हो गया? वी बी माइनस में वी आर, है ना? समझ आई बात या नहीं आई?
बोलो, क्लियर है? अब इसमें अपने क्या करेंगे कि जब इसको आगे सरल करते हैं तो क्या होता है, अब मान लो कोई भी एक को सरल करेंगे, बाकी उससे अपने बाकी सारी चीजें निकालें। ये ग्राफ समझ आया भाई? किसी को नहीं आया तो बताओ। फेजर डायग्राम में कोई दिक्कत? मैंने पहले आर वाई भी बनाया, मेरे को पता था करंट क्या करती है, लैग करेगी, है ना? तो लैग करके देख दिया, फिर मैंने इन फेजर का अपोजिट है, ये 8 नंबर का पूरा क्वेश्चन ये जो कर रहे हैं ना अपने, यही आने वाला है। और फिर इससे वो भी निकलेगी कि v बराबर कितनी निकाल दिया आपने, √3 vi cos phi निकाला ना, वो भी यही से निकलता है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला निकल रहा है ना? तो ये हटा दो, पहला फेज निकालता हूं मैं v r y। तो जब भी पैरेललोग्राम मेथड ऐसा होगा उसका फॉर्मूला क्या रहता है, v r y की स्क्वायर तो बराबर v r स्क्वायर प्लस v y की स्क्वायर प्लस 2 v r v y cos r और y के बीच का एंगल। तो r और y के बीच का एंगल कितना है? कितने डिग्री है? कैसे पता चला कि मेरे को पता था कि ये जो बीच में आया वो कितना था, 60, उसको दो हिस्सों बांट दो, 30 ये रहा 30 है, तो टोटल एंगल कितना हुआ? 60। तो cos v r स्क्वायर क्या था ना, क्या लिख सकता हूं उसको? फेज वोल्टेज लिख सकता हूं, r y को क्या लिख सकता हूं? ये भी क्या है, VR को VY को 60 का मान √3 1/2 नहीं हो गया, तो 2 से 2 तो VL स्क्वायर बराबर VPS स्क्वायर, 2 VPS 2 को 3 हो गया ना, ये भी तो VPS स्क्वायर क्या है, VPS को VPS से गुणा करके क्या आएगा, तो 3 VPS स्क्वायर, तो VL बराबर 3 VPS। याद हो मैंने आपको बताया था कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, सीरीज होता है ना, इसलिए IL बराबर क्या होता है उसमें, IPS होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या रहती है, बराबर रहती है, कारण कि सीरीज कनेक्शन में जो है वो करंट की वैल्यू समान रहती है और वोल्टेज क्या रहती है, √3 गुना रहती है। तो देख लो √3 गुना आई कि नहीं आई? यस सर, √3 है, इधर स्क्वायर है, इधर √3 कैसे, तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो ये इधर भी स्क्वायर है, तो इसका पूरा ये क्या है, बीच में ये भी स्क्वायर, तो अंडर रूट ले दो तो काट सकते, इसका स्क्वायर काट दो, यही तो कह रहा हूं ना, ज्यादा कह रहे हैं ना, डूबोगे। बेसिक मैथ यहां अप्लाई नहीं करनी थी, यहां तो सीधा इधर से √3 करो, VPS का √3 क्या रहेगा, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, स्क्वायर दोनों यार पागल है क्या, बातें कभी कटेंगी ऐसे, ये किसकी बात है, रियल की, और ये किसकी है, घात समान होती है तब कटती है, पेट पर भी तो बोलेंगे, आधार समान हो तब बातें जुड़ेंगी या घटेंगी, आधार समान है कि दोनों, कौन सी यूनिट लगेगी, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर नहीं होगी सर, यार कैसे बराबर, ये तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कैसे बराबर होगी, ये तो बराबर है, आपने वहां पे पीछे बताया था, किसमें, डेल्टा को बताएंगे, ये तो उसको भी छोड़ दे, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अच्छा, जब भी आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, घातें घटती हैं, अगर x की स्क्वायर और बराबर 3x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होता, कैंसिल होता, क्योंकि आधार क्या है, क्योंकि ये भी बटे में आ जाता, ऊपर ज्यादा आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, है ना, लेकिन ये क्या है, आधार समान है क्या, तूने नॉन टेक्निकल पढ़ लिया, उसको वहीं इंप्लीमेंट कर। सर ये फिर स्क्वायर नहीं लगी क्या, किसकी, ये आपने इसकी रूट लगा दी और VPH की स्क्वायर, तो यार आदमी है पसंद में है, VPH की स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हटती नहीं, नीचे रूट आ गया यार, अंडर रूट आ गया नहीं यार, अंडर रूट आया तो इसके उसके हटेगी नहीं, सिर्फ VPH x की स्क्वायर का रूट कितना होगा, मेरे को ये बता, इसका रूट कितना होगा, 1/2
1/3 1/2 x स्क्वायर का अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। x बराबर 1/2 हो जाएगा। कहाँ सीखा है, किसने सिखाया है? x की स्क्वायर है, इसको आगे आप x 1/2 भी लिख मैं तो सकते कह रहा हूँ x स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, ये बता दे अंडर रूट तो सर यार। आदमी है तो मैं x स्क्वायर था, अंडर रूट हटता तो क्या आती है 1/2, तो घात कितनी थी, तो 2 से 2 बचा क्या, यहाँ क्या करा सर जी। मैं यहाँ कर दिया, समझ को नहीं एडो यार, इसमें समझाने, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वीपीएच स्क्वायर का अंडर रूट वीपीएच ही होगा, ये तेरे मैथमेटिक्स सोल्व कर। यहाँ 3002 में कोड में अब तू सोचे वीपीएच का स्क्वायर कैसे हट गया, ये भी मैंने वैसे तेरे को बता दिया, लेकिन अब तू तेरा ना बेसिक क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूँ, तू नॉन टेक की तैयारी करके आया उसको छोड़ दे, है ना। टेक्निकल है, टेक्निकल में जब स्क्वायर हटा तो दोनों की स्क्वायर हटेगी, 3 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, है ना। तो ये वीएल बराबर क्या आ गया, √3। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे वाईपी की करता हूँ, वाईपी की बात करूँ तो क्या होता, यहाँ क्या आ जाता v वाईपी की स्क्वायर, इधर वी वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 वी वाई वी बी cos 60। तो वी वाई की वैल्यू वीपीएच, वी बी की वैल्यू 2 into वाईपी की वैल्यू भी वीपीएच, तो सेम यही इक्वेशन आ गई। तो वी उसका भी क्या बनता है, उसका वही सेम रहता है, और अगर आपने वी आर निकालते तो भी वही सेम रहता है। तो अब आपको स्टार कनेक्शन में कभी भी पूछे लाइन वोल्टेज बेस वोल्टेज से कितनी होती है, √3 गुना होती है ना। ये पहले अपने डायरेक्ट निकालते थे, याद कर रहे थे, तो अपने ने क्या किया कि पहले यहाँ नहीं गए, ये करता तो तुम्हें समझ नहीं आता। सबसे पहले अपने कहाँ गए, फेजर पे, फेजर समझ आई, फेजर से आगे अपने इस डेरिवेशन से तो क्या बोलते हैं आंसर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा स्टार कनेक्शन को समझाओ, स्टार कनेक्शन को समझाओ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार कनेक्शन का डायग्राम बनाएंगे, कैसा होता है। थ्री फेज में स्टार कनेक्शन ऐसे देखा होगा, ये आर फेज, ये और ये। अब यहां से जो करना है, आर पे जो जाएगी वो कौन सी होगी, आर पे, बी पे और वाई पे। अब ये आर है, ये वाई है, तो वी और आर वाई के बीच में वोल्टेज वी आर वाई। अब ये बी है, ये वाई है, बी और वाई के बीच में वोल्टेज वी वाई बी। और अब कौन सी बची, वी बी आर। अगर इसको आगे इसको एक्सटेंड करें तो इसके बीच में कौन सी होगी, वी बी आर, है ना, होगी ना। ये डायग्राम बनाओगे, फिर अगर आप यहां करो तो यहां क्या आएगा, आई न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होती है, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। किसी भी को आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या रहेगा, आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या रहेगा, 0 रहेगा। बराबर कैसे रहेगा, 0 रहेगा ना। तो उस हिसाब से वो केसीएल लगाएगा। तो आई एन बराबर क्या होगा, आई आर प्लस आई वाई प्लस, ये डायग्राम बनाओगे, उसके बाद फेजर पे आओगे, फेजर के बाद यहाँ पे आओगे, यहाँ से यहाँ। समझ में आ गई बात या नहीं है किसी को, बोलो। करंट सेम रहेगी, आई एन बराबर आई। ये बात है स्टार कनेक्शन की। अब किताब में डेल्टा और दिया होगा, क्वेश्चन डेल्टा का